व्यूअर्स की डिमांड पर एक महान व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संपूर्ण जीवन में घटित हुई घटनाओं के बारे में आप सबको बताने का प्रयास करूंगी। हालांकि उनके जीवन में इतने संघर्ष रहे, उन्हें इतने संघर्षों का सामना करना पड़ा है कि एक वीडियो के माध्यम से बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है। सन 1891 में रत्नागिरी नाम का स्थान, महाराष्ट्र की वो भूमि जहाँ पर जन्म हुआ था किसका, एक प्रोफाउंड पावरफुल लीडर का, एक ऐसे शक्तिशाली पॉलिटिशियन, वीमेन इमेंसिपेटर यानी कि महिलाओं के मुक्तिदाता या महिलाओं को स्वतंत्र कराने वाले, एक इकोनॉमिस्ट, एक प्रोलिफिक राइटर, एक थियोरिस्ट, एक ऐसे महान व्यक्ति जो कि बुद्धिज्म के राइवलिस्ट भी थे, एंड ह्यूमन राइट्स प्रोफाउंडर, एमिनेंट स्कॉलर एंड रेजर शार्प इंटेलिजेंस। नाम था इनका डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। छोटी उम्र में ही ये रत्नागिरी से सतारा नाम के स्थान, महाराष्ट्र पुणे के जो निकट है, वहाँ शिफ्ट हो गए। इनकी माता का देहांत हो गया जब ये छोटी उम्र के थे। बचपन से ही बड़ी दुखी करने वाली, एक बच्चे को आतंकित, पीड़ित करने वाली, तंग करने वाली, परेशान करने वाली कठिनाइयों के दौर से इन्हें गुजरना पड़ा। ये छोटे थे, पढ़ना चाहते थे, पिता से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भी करते थे, पर दलित समाज में एक महार जाति में इनका जन्म हुआ था, तो कोई भी इनको पढ़ने की सुख सुविधा नहीं थी। वहाँ पर आम बच्चों के साथ इनको पढ़ने नहीं दिया जाता था। पिता ने इनको किसी भी तरीके से जुगाड़ करके एक एडमिशन पास के स्कूल में ही कराया। वहाँ उनको बैठने नहीं दिया गया, बोला बाहर बैठकर पढ़ाई करो। सोचो, छोटा बच्चा इतने ध्यान से और रुचिपूर्वक पढ़ता है कि एक दिन मास्टर जी ने बोला, इधर आओ, ये ब्लैक बोर्ड पर सवाल तो ज़रा सॉल्व करके दिखाओ। और जब ये बच्चा ब्लैक बोर्ड पर सवाल सॉल्व करने गया, तब सब बच्चे चिल्लाए और बोले, अरे मास्टर जी, ये तो नीची जाति का है। बच्चे चिल्लाकर भागने लगे ब्लैक बोर्ड की तरफ और सारे बच्चों ने अपने टिफिन उठाकर वहाँ से पीछे किए, क्योंकि उनको डर था कि उनकी परछाई से इनका खाना अपवित्र ना हो जाए। ऐसी कई चोटें और कई धक्के इनको लगे। एक बार तो कुएं से पानी पी लिया और उन्हें इतनी मार सहनी पड़ी। सोचिए, छोटा बच्चा और इतनी मार। एक बार रिक्शे वाले ने रिक्शा से उतार दिया और बोला कि तू नहीं बैठेगा क्योंकि तू नीची जाति का है, और उनसे डबल पैसे वसूल किया और रिक्शा भी उन्हीं से चलवाया। जानते हो, उस समय केवल छूने से ही नहीं, परछाई तक से दिक्कत थी। और परछाई तो छोड़िए, आवाज़ सुनने से भी लोग सोचते थे कि वो कहीं अपवित्र ना हो जाएं। ये जो आवाज़ से अपवित्र, परछाई से अपवित्र, छूने से अपवित्र, ये दर्द जो इनको इतना सहना पड़ा, ये दर्द इनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले किया आगे चल के इनकी लीडरशिप को बिल्ड करने में। जानते हैं, संस्कृत भी नहीं पढ़ाई जाती थी इनको। बोलते थे कि संस्कृत तो ब्राह्मणों के पढ़ने के लिए है, तेरे पढ़ने के लिए नहीं। स्कूल से निकाल दिया जाता था। सयाजी महाराज गायकवाड़ नाम के एक राजा वहाँ हुआ करते थे। उन्होंने इनकी तकलीफ को समझा और इनको स्पॉन्सर किया, स्कॉलरशिप दी ताकि ये वेस्ट में जाके पढ़ाई कर सके। ध्यान दीजिए, बात आज की नहीं है, बात 1908-1909 की है। उस समय सबसे निचले पायदान से उठा हुआ महार जाति का लड़का जाकर के इंटर करके आया इंग्लिश में मुंबई में, और वहीं बीए करी पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में। वह यहाँ भी नहीं रुके, तो मुझको यहाँ नहीं पढ़ने दोगे, मैं जाऊँगा दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी, कोई रोक के तो दिखाओ। और स्कॉलरशिप लेकर न्यूयॉर्क कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जाकर एमए करी पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और सोशोलॉजी में, और उसके बाद पीएचडी। वो यहाँ भी नहीं रुके, उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एमएससी किया, फिर लॉ किया, उसके बाद डॉक्टरेट किया। किताब के ऊपर अपनी थीसिस लिखी। ये वही किताब है जिसके ऊपर आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बनाया गया है। महाराजा गायकवाड़ जिन्होंने इनकी मदद की थी, वो इनका प्रेम नहीं भूले। पूरी दुनिया में पढ़ के वो वापस आ गए और बोले कि मैं दुनिया भर में पढ़कर आया हूँ और अब आपकी सेवा में आना चाहता हूँ। तो इनको मिलिट्री सेक्रेटरी की नौकरी दे दी, और उस समय ये नौकरी बड़ी मानी जाती थी। अब वे बड़ी पदवी पे तो आ गए थे, लेकिन वो छुआछूत ने इनका पीछा नहीं छोड़ा। वहाँ भी जो सरकारी पियोन था ना, वो इनको फाइल फेंक कर, यानी दूर से फेंक कर देता था। बोलता था कि तू नीची जाति का है, गद्दी पर बैठ गया तो क्या। उनके पास नहीं जाते थे और उनको खाना भी बाहर खाने को कहा जाता था। आज भी वो कुएं से पानी नहीं पी सकते थे, इतनी हाई पोस्ट पर पहुँचने के बाद भी। अंबेडकर जी की तकलीफ़ों का सिलसिला अभी थमा नहीं था। अभी तो रमाबाई, जिनसे उनका विवाह हुआ था, उनके साथ उनकी 5 संतानें हुई, लेकिन 4 संतानों का इलाज ठीक से न मिल पाने के कारण मौत हो गई। 4 बच्चों का देहांत हुआ, पत्नी का भी साथ नहीं मिल पाया, पत्नी की लंबी बीमारी के चलते मौत हो गई थी। बाबा साहेब अम्बेडकर, जो इस समय कोई भी आदमी होता टूट सकता था, लेकिन उन्होंने अपने आप को कमज़ोर नहीं होने दिया, सत्याग्रह पर निकल गए। और 1927 में इस महान सत्याग्रह में ये जिद पर अड़ गए कि सब दलितों को कुएं से पानी दिलवा कर रहेंगे। सार्वजनिक स्थान है, किसी का प्राइवेट स्थान नहीं, जो सरकारी स्थान है वहाँ पर एक इंसान दूसरे के साथ पानी क्यों नहीं पी सकता। देखिए, गलत तो
हुआ था। दलित महिलाओं को साड़ी भी पाँव तक ढककर पहनने का अधिकार नहीं था, साड़ी ऊपर तक पहननी पड़ती थी। इन्होंने पहली बार अधिकार दिलाया साड़ी नीचे तक आम औरतों की तरह पहनने का। कम्युनल इलेक्टोरेट की डिमांड कर दी। ये चाहते थे कि कम्युनिटी के आधार पर हमारी वोटिंग की सुविधा अलग हो। उसमें थोड़ा सा गांधी जी अड़ गए, क्योंकि गांधी जी जानते थे कि अंग्रेज लोग मिलके हमारी सारी जातियों को तोड़ के अलग कर देंगे। फिर गांधी जी ने इनको समझाया और कहा कि मैं आपको रिजर्वेशन दिला दूंगा, मैं आपको बाकी सब में मदद कर दूंगा, लेकिन अलग नहीं करूंगा। जातियों के आधार पर अलग किया तो स्वतंत्रता नहीं मिल पाएगी। अंबेडकर जी नहीं माने तो गांधी जी ने फिर इनको रिक्वेस्ट किया और अनशन पर बैठ गए। अब अंबेडकर जी के सामने बड़ी दुविधा आ गई। एक तरफ अपनी जाति के लोग और दूसरी तरफ देश में आंदोलन कर रहे गांधी जी, वो दुविधा में फंस गए। फिर उन्होंने गांधी जी को समझाया, उनका अनशन तोड़वाया और पूना पैक्ट साइन किया गया। पूना पैक्ट से एटलीस्ट अंबेडकर जी ने रिजर्वेशन तो कंट्रोल में किया। द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया नाम की एक किताब एंड द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, ये दोनों किताबों के आधार पर आरबीआई की स्थापना हुई। कैन यू इमेजिन, भारत के सबसे निचले पायदान से आया हुआ एक यंग लड़का जिसकी कोई मदद करने वाला नहीं था, आज उसकी बुद्धि पर आधारित हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की स्थापना की गई। इनके ज्ञान, बुद्धि और कौशल का लोहा इंडियन लीडर्स और ब्रिटिश लीडर्स दोनों ही मानते थे। 1947 में भारत आज़ाद हुआ। गांधी जी के पास नेहरू जी अपनी पूरी कैबिनेट की लिस्ट लेकर आए। गांधी जी ने लिस्ट को देखते हुए नेहरू जी से पूछा कि इसमें अंबेडकर जी का नाम कहाँ है। गांधी जी और नेहरू जी में थोड़ी सी बहस हो गई। गांधी जी ने नेहरू जी से कहा कि ये तुम्हारी कैबिनेट नहीं है, ये आज़ाद भारत की कैबिनेट है। तभी उनको कानून मंत्री के रूप में ले लिया गया, और न केवल कानून मंत्री बल्कि तुरंत जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, उसका चेयरमैन भी बना दिया गया। उनके इंटेलिजेंसी के आगे कोई कुछ बोल नहीं सकता था, क्योंकि जो इनसे सहमत होते थे और जो इनसे असहमत होते थे, दोनों ही जानते थे कि बाबा साहेब बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। बहरहाल मन तो करता है कि इनके विषय में घंटों तक बातें करूं, एक्चुअली मन भरता ही नहीं इनके विषय में बात करते हुए। इतने बुद्धिमान व्यक्ति, आगे चल के इन्होंने हिंदू कोड बिल और महिलाओं के लिए कानून के अंदर कई बदलाव लेकर आए। ये पॉलिटिकल लीडर नहीं थे जो सत्ता के लिए लड़ते थे, ये लड़ते थे उन लोगों के लिए जो देश में कमजोर तबके के थे। और देश के हर लीडर की जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो जाति धर्म के आधार पर हो, कमजोर हिस्से को आगे बढ़ाना है, सपोर्ट करना है, तभी देश में खुशहाली आएगी, तो फायदा सबको होगा। इनकी भाषा में, इनके भाषण में, इनकी चर्चा में, इनके आचरण में, इनकी किताबों में और ड्राफ्टिंग कमेटी में चेयरमैन होते वक्त कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में सहनशीलता लगातार दिखाई दी। बौद्ध धर्म अपनाया और अंत तक ये शांति से कार्य करते रहे। इनके जीवन से हमें ये मैसेज मिलता है कि एजुकेशन इज द टूल। पूरी जिंदगी में सबसे निचले और कमजोर तबके को इन्होंने एजुकेशन के बल पर खड़ा किया। ये लगातार जो पढ़ते थे, लोग इनके सामने चुप हो जाते थे इनकी एजुकेशन के चलते। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने आगे चल के इनको नंबर 1 स्कॉलर इन द वर्ल्ड उपाधि से नवाजा। देश ने इनको भारत रत्न दिया। इनके बराबर लीडर्स पृथ्वी में गिनती में होते हैं, परसेंटेज में नहीं। If you are new, subscribe to the channel and click the bell so you don't miss new videos.